इस तरफ इस खटिया में दलित बैठते हैं। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? ये लोग कर्म अच्छा नहीं करते ना यार। अरे ब्राह्मण जी कैसे बात करल सर, तो उससे ज्यादा हमने खटनी करत है। ये कहानी ठाकुर वर्सेस दलित की नहीं है, ये कहानी है इनकार की। दरअसल रिंकू जी दलितों के सबसे पिछड़े मुसहर समाज से आते हैं और उनके सामने कुर्सी पर बैठे हैं विपिन दुबे जी। 3 बजे राती का माटी निकालब, 12-13 सौ ईटा पात के चुपाई के जाके सुत्ती ला, फिर 3 बजे से माटी तोड़ी ला। दोनों के बीच एकदम हॉट टॉक चल रहा है। मुसहर ईंट बना के दिया, आप पक्के में हैं, किससे कम काम करता है? नहीं भाई, ये लोग आलसी हैं। ओके, सबके नहीं कहा था। दूध व्यापारी दुबे जी जा तो रहे थे पास के गांव में, लेकिन मुसहर जाति के बच्चे के हाथ में किताब देखकर उनकी गाड़ी का ब्रेक लग गया और दुबे जी की जुबान का ब्रेक फेल हो गया। ये लोग 1 हफ्ता काम करेंगे, वो पैसा जब खत्म हो जाएगा फिर दोबारा काम करने शुरू कर। आप भट्टा पर गए हैं कभी? हम गए हैं, भट्टा चलाए हैं जी। भट्टा के बारे में जानते हैं? आपको गुस्सा क्यों आया अभी? जो भट्टा कहत हन कि हम भट्टा पे देखे भाई खटनी ना होत, बहुत खटनी होला भट्टा माता, बहुत पैसा तब जाके पैसा मिला। यहाँ रिंकू का गुस्सा खाली दुबे जी पर नहीं है, बल्कि सदियों से दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हाँ वही, ए दलित है, छुटकी जाति, अलग गिलास में पानी दो, नीचे बैठो, ये सब बर्दाश्त करना मानो दलितों के नसीब में हो। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रिंकू की तरह ही दलित समाज से आने वाले कई लोग अपनी किस्मत की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभाल रहे हैं। अब कैसे संभाल रहे हैं सब अभी बता देंगे, तो फिर कहानी के बाकी किरदार क्या करेंगे? मेरे अंदर इतना क्षमता है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। हम लोग इतना मजबूत बन गए कि आज भी 10 डंडा मारेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुझे लोग कहते हैं कि ये मीरा भारती नहीं है, कि बुंदेलखंड की एक सैनी आ गई है। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद है देवी देवता, हमारे दरवाजे सिर्फ खुले हैं तो शिक्षा के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम डेड बॉडी जलाएं तो हमारे बेटा भी ही डेड बॉडी जलाए। जय भीम, जय भीम। काशी मतलब वाराणसी। यहाँ एक गांव है अनई, जहाँ कुछ साल पहले तक खटिया पर बैठने को लेकर बवाल हो जाता, या कहें खटिया की भी जाति थी। मतलब ये खटिया भी अपने आप को बताता है कि कौन कौन है। जैसे कि अभी अभी इन्होंने आए तो ये इधर नहीं बैठना चाह रहे थे, इस खटिया पे नहीं बैठ रहे थे, उधर जाके बैठना चाह रहे थे, जबकि उम्र में सब कुछ में हमसे बहुत बड़े हैं। अगर कभी मौका भी मिला तो इसी तरफ बैठेंगे, उस तरफ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनचवान है खटिया का। बाबू पंडित जी तो पहले तो बड़ा उन खटिया बैठल देखे तब जौन बा उठ के मारे बहन यहाँ। कब हुआ ये? पहले जब सब यहाँ सब नहीं आए ओकरे पहले, और जब से आवे लगे तब से तो यहाँ जौन बा कि हम सुबह से बैठल जाए आवाना। ये है मंगला प्रसाद, ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी में भी पिछड़े भर समुदाय से। ओबीसी में भी अति पिछड़े भर जाति के लोग हैं। ओबीसी भी उनका छुआ पानी नहीं पीते हैं जो भर जाति के लोग हैं। अच्छा। जब मैं पढ़ता था तो सबसे पहले जो ब्रेंच होता था उस पर बैठने को लेकर के आपस में झगड़ा होता था, तो बार बार जो टीचर अपर कास्ट के थे तो वो उन लोगों को आगे बैठाते थे, हम लोग को पीछे बैठाते। जब इस बात कभी शिकायत करते तो उल्टा हम लोग को ही टीचर मारते थे। स्कूल में टीचर से लेकर क्लासमेट जातिवादी मिले तो मंगला बड़े होकर क्रांतिकारी बन गए, इसलिए दलितों के लिए काम करने वाली एनजीओ से जुड़े। शहरी भाषा में कहे तो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस गांव में काम करते हैं 2006 से। क्या क्या बदलाव आया है इस गाँव में? आप जब आए थे तो ये कैसा था यहाँ पे? अभी क्या बदलाव आया? इसी बरगद के पास हम बैठते थे, तो यहाँ पे जब हम बैठते थे तो ऐसे कोई मेरे पास नहीं आता था। मतलब हमको देख भी लेते थे तो लोग चल जाते थे। उनको भय था इस बात का कि कहीं ये कहीं दूसरे जगह के ठाकुर या ब्राह्मण अपर कास्ट होंगे और ले जाएंगे, ये भी काम करवाएंगे, पैसा कौड़ी देंगे नहीं, तो हम लोग को लेके जाएंगे, तो हमको देख करके चले जाते थे।
तो मैं इनके बीच में इनसे अपना रिलेशन बनाने के लिए हम लगभग 6 महीना तक आते रहे। अब थोड़ी बात मंगला के समाज यानी अदर बैकवर्ड क्लास की भी हो जाए। बात है साल 1990 की। वीपी सिंह बन गए प्रधानमंत्री, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिए, पूरा सिस्टम हिल गया। आरक्षण के विरोध में देश भर में हो हल्ला शुरू हो गया। नौकरी में 27% आरक्षण मिला तो ओबीसी के यहाँ सेलिब्रेशन और अपर कास्ट की बढ़ गई टेंशन। अब वीपी सिंह ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन सिस्टम की बीमारी पुरानी थी। यहाँ इस बस्ती में एक बच्चा बीमार हुआ 2007 में, जिगर। फ्रंट लाइन अखबार में पूरा लिखा कि पहला हेडिंग डाला कि जिगर ने बहन जी का जिगर हिला दिया। बहन जी मतलब मायावती और दलित मतलब बीएसपी का वोटर। लेकिन साल 2007 में जब मायावती यूपी की सीएम थी, तब एक बच्चे की बीमारी ने बहन जी की राजनीतिक सेहत पर असर डाल दिया। जिगर के माँ का नाम गंगा जली है। तो गंगा जली थी तो उन्होंने अपने घर पे एक पॉलीथीन लगाया था और उसमें रह रही थी, और वो संजोग से पॉलीथीन भी बीएसपी बहन जी का वही बड़ा सा बैनर होल्डिंग था, उसी से वो अपना गुजर बसर कर रही थी उसकी वो रख करके। जब उनका बच्चा बीमार हुआ और खाने को परेशान हुई तो उन्होंने अपना इंटरव्यू में बोल दिया इस बात को लेके, हमको किसी सरकार से क्या फ़ायदा, चाहे कोई आए कोई जाए, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, हमारे बारे में कौन सोचता है। बच्चा मुसहर जाति का था। बस अखबार में मामला छप गया, बहन जी का गुस्सा बढ़ गया, बोली सब झूठ है। शाम को ही बहन मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किया और कहा कि यह सब झूठ बात है और जाओ और उस बस्ती में देखो। तो यहाँ पे उसी के ठीक सुबह प्रमुख सचिव आए। उसी दिन इन लोगों को 14 परिवारों को लाल कार्ड राशन बनाया गया और वहीं 14 लोग को जमीन का आवंटन हुआ, खेती वाला, और फिर घर बनाने का जमीन पट्टा मिला। अब मुसहर जाति को भी अपना नेता चाहिए, तो नेता बन भी रहे हैं। मिलिए कहानी के एक और किरदार से, एकदम बिजोर। नाम है गंगा, उम्र करीब 35 साल। ठाकुरों से लोहा ले लिया, बोला कि पंचायत चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से, मतलब मुकाबला खुल्लम खुल्ला। कभी एक खटिया पे नहीं बैठते थे उनको देखने के बाद, और आज उनके सामने जाके पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो डर है, तो ये डर खत्म हुआ है। तो ऐसे कईयों गंगा है, तो उस गंगा में ही गंगा सिंपल। मेरा उम्र 35 साल है, मेरा नाम गंगा है। ठाकुर के खिलाफ पर्चा भर के दाखिल करके हम भी चुनाव लड़ लिए। ये मालूम हो गया कि नहीं, हमारी बात गर्स है, मेरे पास हिम्मत है कि हम मोर्चा उनसे ले लेंगे। ठाकुर हमसे विरोधी ले लिए कि अरे तुम तो मुसहर हो के मेरे मुकाबले आ गए हो। उसका चुनाव का परिणाम क्या है? चुनाव परिणाम क्या, हार गए और क्या, वो ठाकुर निकाल लिया। फिर से लड़ेंगे? हाँ, फिर लड़ेंगे। फिर आएगा सम्मान आ गया, ST आएगा तभी लड़ेंगे। कब नहीं विजय होगा एक दिन होगा ही होगा। अब भले ही गंगा इस बार अपनी चुनावी नैया पार नहीं लगा पाए, लेकिन दलितों के बीच से ही कोई और है जिसने पॉलिटिक्स भी की और जीत भी हासिल की। चलते हैं बुंदेलखंड के चित्रकूट। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इनका नाम है मीरा भारती, लेकिन इनके समर्थक इन्हें शेरनी कहते हैं। मीरा भारती, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं ना कहीं सत्ता का बहुत बड़ा हाथ है और मुझे सत्ता में किसी भी तरह मुझे सत्ता में पहुंचना है। मीरा भारती चमार जाति से हैं। हाँ, वही जिस जाति से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आती हैं। मायावती की तरह इनको भी हाथी की सवारी करनी है, लेकिन फिलहाल हाथी पर चढ़ने के लिए अपनी सीढ़ी खुद बना रही हैं। मेरा नाम एडवोकेट मीरा भारती है। मैं बुंदेलखंड की सरदार सेना की प्रभारी हूँ। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हुई हूँ और मैं एक बिहार से, एक जंगल इलाका से, एक दलित परिवार, एक गरीब परिवार से आती हूँ। इतना छोटा घर है क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं था और इस घर से मैं इतने आगे तक गई
और काफ़ी समस्याएं आप देख के, मेरी मम्मी हैं और माता राम है और सब लोग बढ़ के ऊपर गए हैं। मियाँ इतना काम कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग इसके बारे में? ऊपर भाई सीढ़ी में बैठे, इनके पीछे हमारा भी विकास होगा, हमारा भी सुधार होगा। जब से हमारा 1995 से जब से आरक्षण लागू हुआ, जब से चुनाव शुरू हुआ, तब से यहाँ कभी 80 सीट आई ही नहीं थी। पहली बार यहाँ 80 सीट आई और 80 सीट में मैं चुनाव जीती और सब लोग मेरा सपोर्ट भी किए। जहाँ भी कोई घटना होती है तो जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई किसी महिला के साथ जो दुर्घटना हुई, तो वहाँ जब मैं पहुँचती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि ये मीरा भारती नहीं है, कि बुंदेलखंड की एक शेरनी आ गई, एक जंगल की शेरनी आ गई। मीरा की कहानी में विलन कम नहीं है। बचपन में शादी और फिर जाति। जब मैं 8 में पढ़ रही थी तब छोटे में मेरी शादी हो गई और उनका कहना था कि आपको पढ़ाई नहीं करना है, आप जंगल चलिए, आपको लकड़ी बेचना है। और मुझे कई बार मारे और मेरे ऊपर शोषण बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ। मुझे पढ़ लिख के मुझे आगे कुछ करना था। जब मैं यहाँ से बाहर गई और बाहर मतलब शहर में रहना शुरू की, तो मतलब गांव के लोग या मतलब क्षेत्र के लोग कहते हैं कि मतलब आपकी लड़की एक अकेले रह रही है करबी में, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। जब यहाँ से मैं करबी में गई तो एक पांडे कॉलोनी पड़ता है, वहाँ मैं रूम ली तो वो ब्राह्मण का रूम था। जब उसको पता चला कि एक मैं दलित परिवार की लड़की हूँ, एक मैं चमार बिरादरी की लड़की हूँ, तो वो 2 महीने बाद मेरा रूम खाली करवा दिया कि मेरा घर पूरा छू गया और एक तुम चमार हो और मेरे देवता छू गए, ये है वो है। फिर उसको वो पूरा घर को धुलवाई। इसके बाद जब मैं चुनाव जीती तो उस महिला का फ़ोन भी आया और बुलाई कि अब रह लो मेरे रूम में। मैंने कहा आप तो नहीं रह सकती क्योंकि आप एक बार निकाल चुकी है, मैं क्यों रहूं आपके रूम में। ब्लू कोट, टाई और हाथ में किताब वाले बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था वो काफी इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कोई शादी नहीं करूंगी और समाज की सेवा करना है, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि मेरा भी इतिहास में नाम चढ़े। मुझे जनता की सेवा करना है और जनता के पीछे लड़ती रहना है। नमस्ते सबसे। जो इच्छा है, कुछ गलत काम तो कर नहीं रही है, तो इच्छा है तो बढ़ ही रहा है। भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। अब कहीं कामयाबी टारगेट है तो कहीं इंसाफ के लिए भिड़ना। तो कहानी में एंट्री होती है ऐसे ही कुछ महिलाओं की। हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाकी इतना हमारे साथ दरिंदगी किए हैं कि हमको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। हमको इतनी हिम्मत हम बनाई, इतनी हिम्मत कि हमको इतने मारे, हमारे आंख से आंसू नहीं गिरा। मैं बोली कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन अब यहाँ से जाऊंगी नहीं। जुलाई 2021 में आजमगढ़ के पलिया गांव के बाजार में एक झगड़ा हो गया। दलित प्रधान मुन्ना पासी सुलझाने गए तो पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद 7 थानों की पुलिस दंदनाते हुए पहुंच गई गांव। फिर तोड़फोड़, मारपीट सब हुआ। पुलिस वाले आए हैं 29 जून को हमारे घर में, पूरा सीधे अटैक कर दिए हैं। अंदर जाके घुस के दरवाज़ा तोड़ दिए और अंदर चले गए हैं। ठीक, और जाते ही वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगे हैं। ये मैम देखिए, ये हालत है, ये इसमें गाना पैसा दोनों था, लूट ले गए हैं। मुझे यहाँ पर मारे लोग, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। योगी जी मंदिर के लिए मतलब माने जाते हैं, गोरखनाथ यहाँ पर उनका मंदिर है, मठ है, जो भी है। तो बताइए मंदिर से क्या लेना देना था? मंदिर क्यों हमारा तोड़ा गया? हम लोगों का अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का? हम लोग छोटी जात के हैं तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? हमारे परिवार को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तुम लोग छोटी जात की ये वो मजा लेने की होती है। ये कोई भाषा होता है? ये मनुवादी सोच है। ये लोग चाहते हैं कि छोटी जात के लोग पढ़ लिख ना पाए, शिक्षित ना हो पाए, इनका विकास ना हो पाए। ये लोग रुके रहे हैं, मतलब हमेशा ये लोग जैसे हम लोग की दशा पहले थी वैसे ही लोग रहे। पुलिस ने डंडे बरसाए, घर तोड़े, कहीं कोई सुनवाई न हुई तो महिलाओं ने गांधी जी वाला रास्ता अपनाया, धरने पर बैठ गईं। पहले अपने बहनों को लेके हम लोग निकले, ठीक, कि यह बेहतर लड़ाई अगर नहीं खत्म होगी हम लोग के नोच लेंगे सब। अब हम लोग को मजबूती से काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं अड़ेंगे तो इसी तरह इन लोग का डेली काम रहेगा। डेली मारेंगे, डेली गाली देंगे। हम लोग इतना मजबूत बन गए कि आज भी 10 डंडा मारेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की भी सुन लीजिए। शुरुआत तो आपने की, मान लीजिए आपके एक्शन में रिएक्शन हुआ है ना, आपके एक्शन में रिएक्शन हुआ है ना।
सर ये जुलाई में पलिया गांव में, आजमगढ़ के पलिया गांव में मुन्ना पासवान के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जाके उनके घर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 3 मुकदमा लिखा गया था, तीनों खत्म हो गया, न्यायालय में है सब। कोई मुन्ना पासवान वगैरह 164 में बयान भी दे दिए थे, सब चीज है, ठीक है। अच्छा। सब खत्म हो गया। हाँ। जिन्होंने घर तोड़े थे उनके खिलाफ कोई सब एवरीथिंग ओके हो गया है। ओके हो गया मतलब घर बनवा दिए, एक्शन हैज बीन टेकन, क्या हो गया? पुलिस वालों को उनके खिलाफ लिखा गया था, सब मुकदमा खत्म हो गया है, न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट सब दाखिल हो गया है। सभी औरतों के हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतनी मजबूत बने कि कोई आदमी आंख उठा के देखे ना। अगर आंख उठा के ताके तो आंख नोच लें। हम लोग को इतना मजबूत बनना है। अब हम कहेंगे कि दलितों पर अत्याचार होता है तो आप कहेंगे अब ऐसा नहीं होता है, वो सब पुराने जमाने की बात है। तो हम आपको NCRB के डेटा की याद दिलाएंगे जो सरकारी है, जो कहता है कि दलितों के खिलाफ 2020 में अपराध के मामले बढ़े हैं। यूपी तो टॉप पर है। हमारी कहानी का अगला स्टॉप है वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार लोकसभा पहुंचे हैं। अब नरेंद्र मोदी को PM बनाने में दलितों का भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे 2014 हो या 2019 का लोकसभा इलेक्शन। यही नहीं, PM मोदी जब पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे तब दलित समाज का एक शख्स उनका प्रस्तावक बना था। नाम था जगदीश चौधरी, यानी वाराणसी के डोम राजा। अब डोम समाज मतलब वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुओं के अंतिम संस्कार करवाने का काम करते रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सबसे काशी वाले हैं, हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण होता है इज्जत। और ये हैं पवन चौधरी, ये भी डोम समाज से आते हैं। हम लोग ये डोम बिरादरी के हैं, यहाँ डेड बॉडी जलाने का यही सब काम करते हैं। हमारे पिताजी भी यही काम करते थे, हमारे दादाजी भी यही काम करते थे। आपको अगर चांस मिले तो अभी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करें? हाँ, अगर चांस मिलेगा तो क्यों नहीं निकलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो समिति चला रहे हैं कि लोग कल्याण में जिसको जानते हैं और पहचानते भी नहीं हैं उनका हमने दाह संस्कार कराया। पवन का बचपन तो लाश और चिता के बीच गुजर गया, लेकिन अपने बच्चों का बचपन और भविष्य किताबों के साथ गुजारने की ठान चुके हैं। बचपन से ही ये सब काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ पे जाएं, घाट पे जाएं, यहाँ लगे रहते थे। अरे पिताजी नहीं हैं, कभी एक बार बांस पकड़ लें तो 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, ये मिल जाए। उसी प्रकार से अपना दिनचर्या चलता था बचपन में पूरा। और फिलहाल बच्चों को तो हम शुरू से नहीं लेकर आते हैं घाट पे। धीरे धीरे जनरेशन है कि एक घर का अगर एक बेटा पढ़ेगा तो एक बेटी भी पढ़ेगी तो बहुत कुछ पढ़ेगी। तो अब धीरे धीरे जनरेशन हम लोग का भी चेंज हो रहा है, हम लोग भी अलग राह पे जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेड बॉडी जलाएँ तो हमारे बेटा भी ही डेड बॉडी जलाए, वो भी IAS PCS कुछ भी बन सकता है। पवन अपने बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में भी जाति जा नहीं रही। अब बच्चे लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो बहुत से ऐसे समाज के लोग होते हैं, जैसे अरे ये तो डोम है, अरे इसका बाप तो डोम है, वहाँ घाट पे मट्टी उट्टी जलाता है। बहुत से ऐसे कभी बात सुनने को मिलता है, तो फिर वो सब बातों का राइट हम लोग कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि जाने दो भाई, उस लायक है नहीं। अब किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, चलो ठीक है, जो बोला ठीक है, जाने दो, संतोष करके ही रहते हैं। और आपके बच्चे क्या कहते हैं? तो कहते हैं बच्चे लोग तो वो भी नहीं जानते हैं कि डोम क्या है, चमार क्या है। मान लीजिए हम थोड़ा सा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत बच्चे को पढ़ा सकें हम, लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे बिरादरी के लोग हैं कि 200, 400, 500, 1000 रुपये जो कमाएंगे वो घर में राशन भरेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, कि और भी जो विभिन्न प्रकार के जो विकट परेशानियाँ आती हैं, जैसे हॉस्पिटल का खर्च, ये खर्च, तो ये कैसे नामुमकिन है ये सब चीज़ों का। एक बात और, वाराणसी में डोम जाति के लिए अलग से आरती होती है। आपके ठीक पीछे हमारी गंगा आरती भी होती है यहाँ पे, इसी घाट पे। यहाँ गंगा आरती भी हम लोग कराते हैं, केवल डोम समाज के लोग ही गंगा आरती कराते हैं यहाँ पे। लेकिन आरती कराते ब्राह्मण ही हैं। किसी भी घाट पे यदि कोई भी आरती करेगा तो ये लोग ब्राह्मण समाज ही करेगा। 4 वर्ग बांटे गए हैं ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। इसके ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ठीक है, और भुजाओं से क्षत्रिय,
और उदर यानी पेट से वैश्य की, और पैर से पदभ्याम शूद्र हो जाएगा, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और सभी का विभाजन जो है बांटा गया, सबसे उच्च विभाजन जो है ब्राह्मण वर्ग को दिया गया, ठीक है। जाति विशेष जाति भेद जो है वो लोग तोड़ना चाहते हैं, तो अभी भी बनारस में ये मतलब आप कह रहे हो कि एक अलग से आरती होती है तो डोम समाज के लोग होते हैं, लेकिन वो आरती भी ब्राह्मण समाज ही करते हैं। जी, कोई भी कर्मकांड ब्राह्मण का जो कृत्य होगा वो ब्राह्मण ही करेगा। आपका कहना है कि डोम समाज आरती क्यों नहीं करता है, ठीक है। देखिए, डोम समाज को भक्ति भाव पूजन पाठ करने का पूरा अधिकार है। वो भगवान की पूजा, गंगा माँ की पूजा, सभी देवताओं की पूजन पाठ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई विशेष स्थान होता है, मान लीजिए गंगा मैया हो गई, ठीक है, तो उनका एक स्थान है कि यहाँ पे ये आरती होती है, ठीक है। तो उसकी जो स्वीकृति और अधिकृति दी जाती है वो ब्राह्मण को ही दी जाएगी। आप यहाँ पे आरती करेंगे, मैं जो है कि यहाँ आप पुरोहित रहेंगे और मैं आपका जजमान बन करके आपकी सेवा करूँगा। इस काम में वो इज्जत तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को संतुष्टि तो मिल जाता है। नहीं, अब हम लोग ये समाज का काम भी नहीं करेंगे तो आगे चल के जनरेशन, मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हुआ, लोग नहीं आए तो क्या होगा, कौन करेगा? ठाकुर, पंडित, लाला, सब बिरादरी ये सब काम करेंगे, कोई ये सब काम करने के लिए राजी नहीं होगा। करने तो अपने ही लोगों को पड़ेगा, फिर भी इज्जत नहीं देते हैं लोग। पवन ने तो अपने बच्चों के इज्जत के लिए एजुकेशन का ऑप्शन चुना है, लेकिन देश में मुसलमानों को छोड़ दे तो साक्षरता के मामले में दलित समाज अब भी सबसे पिछड़ा है। दलित जनसंख्या की 66% जनता साक्षर है, जबकि राष्ट्रीय साक्षर दर 73% है। अब दलित शिक्षित बन भी गए तो शिक्षक बनने में भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IIT में सिर्फ 3% प्रोफेसर SC/ST समाज से आते हैं। IIM का हाल तो और भी बुरा है। अब बाकी कॉलेज का हाल समझना है तो मिलिए राम बहादुर से। दलित हैं, बनारस में ब्राह्मणों के कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी राम बहादुर को बहादुरी दिखानी पड़ी। अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तब जाकर कॉलेज में एंट्री मिली। अध्याचन के द्वारा ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसी पद पे हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग कराने से इनकार कर दिया कि मैं जो है SC का पद नहीं है, मैं नहीं ज्वाइन कराऊंगा। इस तरह रहे, उनके प्रमोशन के चक्कर में मुझे जो है वहाँ से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। बाद में फिर मेरी ज्वाइनिंग होती है आर्डर पे, कोर्ट के आर्डर पे। स्टूडेंट के और से कई तरह के आते हैं कि चमड़ा पढ़ा रहा है। अभी भी मानसिकता ऐसे है कि मान लीजिए आप सामने देख रहे हैं, पीछे से बोल दिया 10 लड़के हैं, कौन बोला पता नहीं चलता है। किसी ज्ञानी ने कहा था, क्रोध मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, लेकिन अब इसका मॉडर्न वर्जन आया है। कैलकुलेटिव क्रोध अंधकार मिटाता है। कैसे? मिलिए शोभनाथ जी से। बनारस के छोटे से गांव शिवरामपुर में रहते हैं। जब वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो ठाकुरों की बस्ती से होते हुए जाते थे, तो जो शोषण हमने देखा था उस शोषण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ सोचा, मन के अंदर ये था कि प्राथमिक विद्यालय जो है हमारी बस्ती में हो जाएगा तो हमारे बच्चे जो है गांव में ही पढ़ेंगे। तो इस विद्यालय को स्थापित कराने का काम हम लोगों के कार्यकाल में ये हुआ। लगभग 30 साल 35 साल पहले जब हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ से निकल के जाते थे, हमारा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय जो है इनकी बस्तियों से सटा हुआ है। तो इनकी बस्तियों से हम लोग जब जाते थे तो हम लोगों को रोक कर हम लोगों से काम करवाते थे। काम करवाने के बाद तब शायद हम लोग पढ़ पाते थे, नहीं तो चले आते थे, टाइम हो जाता था तो, क्योंकि पिटाई का भी डर था। जैसे जैसे हम लोगों की शिक्षा बढ़ी और जागरूकता बढ़ी और संगठन भी थोड़ा मजबूत हुआ, लोग संगठित होना शुरू किए, तब मुखर होकर लोग दलित लोग जो है बोलना शुरू किए। बात है साल 1989 की, जब देश की संसद में SC/ST एक्ट पारित किया गया। कानून बना कि दलित समाज से किसी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करेगा तो उसे होगी जेल। इनके अंदर भी अब बदलाव जो आए हैं, क्योंकि एक डर है इन लोगों के अंदर, जो डर है SC/ST एक्ट का। भगवान के मंदिर जाने पर रोक लगी तो शोभनाथ जी शिक्षा के मंदिर चल दिए। बोले बाबा साहब का प्रसाद ही काफी है। मंदिर में जो है थोड़ा अभी भी लोग हिचकते हैं, अभी भी हम खुद हिचकते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाते नहीं हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर
के किताबों से हमने देखा कि हमारे लिए कोई देवी देवता नहीं है। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद है देवी देवता के लिए। हमारे दरवाजे सिर्फ खुले हैं तो शिक्षा के लिए। अगर हमें शिक्षा मिल जाएगी, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, हमारी पीढ़ियों को शिक्षा मिल जाएगी, तो मंदिर मस्जिद से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ शिक्षा से है। इतनी समझ अपने पास है। लाइक फादर लाइक सन पुराना हो गया, नया आया है लाइक फादर लाइक डॉटर। ये है शोभनाथ जी की बेटी। गुस्सा भी, इमोशन भी और कॉन्फिडेंस भी। किताब से इश्क है और फिलहाल शादी नहीं करनी है। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को कहीं एक मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती हूँ कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। गांव में लोग ताना देते थे कि ये इसका बाप जो है कम पैसा कमाता है, मतलब ऐसा मतलब वर्ड बोलते थे, जैसे कि ये भिखमंगा है। और किसको बोलते थे? पापा को मतलब ताना देते थे लोग। तो इसलिए मैं सोची कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। कुछ देर कोई बात नहीं, आराम करें, बैठिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। नहीं बिल्कुल रोइए मत, कुछ नहीं। गांव के ही बगल में मतलब जब भी वो ड्रिंक कर लेते हैं तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। दूसरी जाति के लोग बोलते हैं कि चमार? नहीं, मेरी ही जाति के हैं। क्या बोलते हैं? उनको मतलब जलन होती है अंदर से कि इस गांव में हम ही शेर खां हैं। और पापा मेरे जो हैं कि इतने कम पैसे कमाते हैं फिर भी हम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाहर निकल के कुछ करना चाहती हूँ। अगर मैं CHO बन गई तो मैं अपने गांव के लिए भी करूँगी। मैं फ्री में ट्रीटमेंट करूँगी उन लोगों का। लेकिन गांव में नहीं रहना चाहती हैं? नहीं, ये सब सुन करके मुझे यहाँ पे रहने का इच्छा नहीं करता है। अब मिलिए इस कहानी के आखिरी किरदार से। सरदार सुरेश सिंह खुद वाराणसी में हॉस्पिटल चलाते हैं और दलितों के विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का व्यापार हो ऐसी सोच रखते हैं। मैं छोटा था, पैसे का अभाव में जिससे मेरे फैमिली में इलाज नहीं हो पाया, तो मैं उस दिन से सोचा कि मैं एक ऐसा काम करूंगा अपने लाइफ में कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि पैसे के अभाव में उसका इलाज रुक जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो एक सब बोले हैं लोगों को, शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। खास तौर से ये देश बिजनेस से चल रही। मैं चाहता हूँ कि अपने इस कम्युनिटी में बिजनेस को डेवलपमेंट अगर करूँगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है, जो हमारे समाज में गरीबी की स्थिति है वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो ये मान चले कभी न कभी आप गिर सकते हैं, कोई पैर भी खिंच सकता है, लेकिन उससे आपको तंग नहीं होना है। उससे ऊपर उठ करके, उससे न उलझ करके आपको आगे बढ़ने के लिए बराबर सोचना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयारी जोरों पर है। जय भीम, जय भीम। नेतागिरी हो या शिक्षागिरी, दलितों को झुकने से इनकार है और हिस्सेदारी की दरकार है। मेरा नाम है पूजा देवी। पूजा, कितने साल के हो आप? 9 साल। मैं भी पढ़ लिख के आगे बढ़ूंगी। क्या बनना है आगे जाके? नेता।